Hello. Hello, bachcho. A very special good afternoon to all of you. This is Shama Upadhyay, your chemistry educator, and I welcome you all in the official YouTube channel of Sant Kabir Vidyapeeth. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग पढ़े थे। स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट हैं, है ना, दो चीजें हमें पढ़नी है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म ही था पहला टॉपिक। तो आइसोमेरिज्म में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, शॉर्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म करने वाले हैं मेनली, है ना। आगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, लाइक चाहे वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, मेनली आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, उसके अलावा डी एल कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डी, स्मॉल एल, कैपिटल डी, कैपिटल एल, इजेड कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हो रही थी और स्टीरियो केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अब इससे फर्दर आगे भी क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो था वो था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड जो था वो था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, दो बड़े बड़े थोड़े से वर्ड्स हैं, एक है कॉन्फिगरेशनल और एक है कन्फर्मेशनल। ठीक है, होता क्या है ये देखो, हमें मेनली जो पढ़ना है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो पूरा का पूरा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे क्या होता क्या है, इसमें बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो बॉन्ड की ब्रेकेज, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशनल में क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सी चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें रोटेशन होता है। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड या फिर आप कह सकते हो रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड हम लोग कन्फर्मेशनल में पढ़ते हैं। कॉन्फिगरेशनल में होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, अब बॉन्ड टूटेगा कौन सा, तो ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। यही जब हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल में तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें आगे पढ़नी है। अब मेनली इनको फर्दर फिर से आगे डिवाइड किया गया। ठीक है, तो इसको आगे जब बांटा गया तो देखेंगे कि कैसे इन्हें तोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें फिर से इसका क्लासिफाई किया गया इसे दो पार्ट में और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, नहीं इसको रहन देते हैं हम लोग क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप बस इसे पढ़ो, ये होता क्या है बस इसको ऊपर से हम बता देंगे। अब कॉन्फिगरेशनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम देखेंगे कि इसे भी आगे क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी दो पार्ट में तोड़ दिया गया। पहला जो था वो था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और जो दूसरा था वो था EZ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे ऑप्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसे भी दो पार्ट में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो दो पार्ट में जो तोड़ा गया था वो था क्या, एक तो थे आपके इनैंशियोमर्स, ठीक है, जिसे हम स्मॉल डी एल
कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे आपके थे डाई स्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा है, क्योंकि मेनली ये छोटे छोटे डेफिनेशन टर्म्स जो है वो हर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए आपके इजेड कॉन्फ़िगरेशन में सिस ट्रांस पहचानने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, स्मॉल डी और स्मॉल एल के अलावा अगर कैपिटल डी कैपिटल एल आ जाता है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं आपस में। ठीक है, उसके अलावा इनैंशियोमर क्या होते हैं, डाइनैंशियोमर्स क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड या फिर कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखोगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है हमारे सामने और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। सबसे पहले हम ऑप्टिकल शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल को करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस पे अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो समझना पड़ता है कि सबसे पहले तो आपके पास एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है। ठीक है, आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी हम बता देंगे। तो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, उसके अलावा आपके पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं। अब अगर आपके कोई भी कंपाउंड से उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट करते हैं, ठीक है, ईदर क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई भी आपके सामने कंपाउंड है और वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर वो ऐसा कर दे रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, दो वर्ड्स और भी आते हैं, एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव और एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो मतलब क्या होता है इसका, कि अगर आपका जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, और अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर हम बात करें तो मेनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, बट इनका जो रोटेशन है, जो इनका बिहेवियर है टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट, वो क्या होता है, डिफरेंट होता। तो फटाफट इसमें हम लिख लेते हैं। ठीक है, द या फिर दोज स्टीरियो isomerism which have same physical and chemical properties but different behavior towards plane polarized light is known as optical isomer। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर कह लें या फिर हम रोटेशन कह लें, प्लेन पोलराइज लाइट के टुवर्ड जो उनका बिहेवियर है अगर वो डिफरेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। और इस पूरे फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एक और वर्ड आया है, इसको समझते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो अगला डेफिनेशन हमारा यही होने वाला है कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीएल बोला जाता है। पीपीएल से हम समझेंगे क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, देखिए फटाफट देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट आप जानते होगे ना, जैसे कि मान लो आप कंसिडर करो बल्ब है ना, CFL हो गया, या फिर ट्यूब लाइट्स जो हमारे घरों में लगी होती हैं।
तो उनका जो डायरेक्शन होता है, ऐसा नहीं है ना कि आपने एक घर में बल्ब लगाया और वो किसी एक ही डायरेक्शन में लाइट देती है। मान लो अगर आपने एक रूम में लगाया तो उस पूरे रूम में उस बल्ब का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगा, पूरे रूम में उजाला रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो लाइट लगाते हैं वो सारी जो लाइट्स होती हैं वो ऑर्डिनरी लाइट होती हैं, ठीक है। लेट अस कंसिडर, मान लेते हैं कि ये एक बल्ब है, ठीक है, और तो ये बीच में अगर लाइट है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो सारे डायरेक्शन में इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा, ठीक है। और अगर ऐसी कोई लाइट है तो इसी लाइट को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। अब होता क्या है, अभी तक हमारे पास जो लाइट था वो एक ऑर्डिनरी लाइट है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए, ठीक है। तो कैसे मिलेगी, अब ये जो ऑरिजिनरी लाइट है इसी को हमें पास कराना होता है निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म आप सभी को पता है ना, याद करो जब क्लास 12th में आप लोग रहे होगे तो वो प्रिज्म वाला डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपने प्रैक्टिकल करा होगा। तो वहां पे टीचर्स आपको एक प्रिज्म देते हैं और बोलते हैं कि ध्यान रखना ये प्रिज्म गायब ना हो, अदरवाइज हम आपसे दूसरा प्रिज्म लेंगे, ठीक है। तो वही जो प्रिज्म होता है, लाइक उसी के तरीके से एक निकोल प्रिज्म होता है, तो इसको हम लोग पास करते हैं, ठीक है, प्रिज्म से। अब होगा क्या बेटा, जब ये ऑर्डिनरी लाइट इस लाइट, हाँ, जब ये ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास करती है तो इस केस में क्या होता है एक बार देख लेंगे, ठीक है। निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद ये जो आपके सामने प्रिज्म है ये निकोल प्रिज्म है। यहां से ये लाइट जब पास करती है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ अभी जब ये लाइट आ रही है तो ये सारी लाइट्स जो है वो इस प्रिज्म के पास आ रही है, बट यहाँ से लाइट पास होने के बाद से ये कन्वर्ट हो जाती है एक सिंगल लाइट में, ठीक है। एक सिंगल लाइट में ये कन्वर्ट होती है, तो ऑर्डिनरी लाइट जैसे ही पास करती है निकोल प्रिज्म से तो ये एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो सिंगल लाइट में कन्वर्ट होती है मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होता है जो अभी तक मल्टी डायरेक्शन में था, ठीक है, सारे डायरेक्शन में था, अब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। और ये जो एक डायरेक्शन में लाइट्स आ जाती हैं इन्हीं लाइट्स को हम बोलते हैं, ठीक है बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इतना समझ में आया होगा आप लोग को। ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से तो कन्वर्ट होते हैं ये एक सिंगल डायरेक्शन में और इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब होगा क्या कि हमें तो चाहिए था कि ऑप्टिकल एक्टिव है हमारा कंपाउंड या फिर इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसे हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, तो आपके सामने अभी जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आया है, अब यहीं से हमें मिलता है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये आपके सामने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब यहाँ से आगे समझेंगे। अब मान लीजिए इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना, दो चीजें होंगी आपके पास, दो टर्म्स एंड कंडीशन। तो मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसका जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस आता है जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आता है जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम कहेंगे, ठीक है, या तो देखो बेटा, या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे या तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे। तो अगर ये ऐसा कर देता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड अगर उस लाइट को रोटेट करता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड इन लाइट्स को रोटेट कर रहा है इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर आपने समझ लिया तो आगे हम समझेंगे कि अब अगर ये रोटेट करता है तो यहीं से कुछ डेफिनेशंस निकल के आते हैं, इसको ध्यान देंगे बेटा। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये प्लेन पोलराइज लाइट था, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होती है, ठीक है,
तो हम कहते हैं कि इस जैसे हर एक चीज का एक टर्म्स एक वर्ड होता है ना, उसी तरीके से अगर प्लेन पोलराइज लाइट की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होती है तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल डी से लिखते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और अगर यही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, अगर यही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो हम कहते हैं, अब इसके लिए हम लोग जो वर्ड जो टर्म यूज करते हैं वो होता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो लीवो। ठीक है, इसके अलावा कुछ साइंस भी हैं जिनसे इन्हें रिप्रेजेंट करता है। डेक्स्ट्रो को हम समझेंगे कि अगर रोटेशन डेक्स्ट्रो है तो कहीं कहीं से प्लस बना के दे दिया जाता है। ठीक है, कि आप समझ लो कि जो रोटेशन है वो अगर कहीं आपके किसी भी कंपाउंड के सामने प्लस साइन बना तो आप समझ जाओगे कि इस कंपाउंड का जो रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसके अलावा अगर कहीं हमें माइनस साइन देखने को मिल रहा है तो आप समझेंगे कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो कैसा है, लीवो रोटेटरी है। स्मॉल एल वहां पे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो या तो स्मॉल एल रहा या फिर माइनस रहा या लीवो रोटेटरी रहा, या तो आपके सामने स्मॉल डी प्लस या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी आए तो डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया क्लॉकवाइज एंड लीवो का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जरा आप लोग एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रही हूँ, आप समझेंगे और बताएंगे। ठीक है, आप खुद से एक बार देख लेना, बाकी हम तो बता ही दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देख के आपको बताना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल देख के बताना है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड मैं लिख दे रही हूँ, इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके साथ ही आपको यहाँ पे सिंबल भी दिखाई देगा और आपको पहचानना है कि ये डेक्स्ट्रो है या फिर ये लीवो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, ये आपका सी हो गया, ओ एच हो गया। ठीक है, ये आपका COOH हो गया। देन इस साइड हम H कर लेंगे और नीचे हो जाएगा CH3। ठीक है, वेज डैश मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपका ये लैक्टिक एसिड का सिंबल हो गया। ठीक है, वेज डैश मेथड है और एक और हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बस सेम इसको ऐसे रोटेट कर देना है। ठीक है, तो OH आपका इस साइड आ गया, COOH हम यहाँ लिख सकते हैं। देन अच्छा यहाँ लिखना तो भूल ही गए, CH3। ठीक है, ये आपका CH3 हो जाएगा और इस साइड हम इसको H को कर लेंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है हमें, अब आपको यहाँ पे, ठीक है, रोटेशन बताना है कि किसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है और किस वाले कंपाउंड का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, रोटेशन देख के पहचानेंगे और लैक्टिक एसिड का यूज तो आप जानते ही हो, है ना। रोटेशन पहचानने के बाद आप बताएंगे कि इन दोनों में से जो लैक्टिक एसिड है वो किसका रोटेशन किधर है और उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो हमारे सामने ये जो पहला वाला है इसमें लैक्टिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो श्योर मिल्क में, लैक्टिक एसिड इन श्योर मिल्क। ठीक है, और इसका जो रोटेशन है यहाँ पे वो कैसा है, माइनस है। ठीक है, यानी कि इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पे इसका जो रोटेशन था वो क्लॉकवाइज था, तो ये प्लस फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और हम देखें ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे मसल्स में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो एक बार ही हमने देखा कि एक का रोटेशन जो था वो क्लॉकवाइज है और दूसरे का रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, और उसी हिसाब से फिर साइन भी रख दिया, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लगा दिया। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो अगर कोई भी कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है ये भी समझ में आ जाता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लेन पोलराइज लाइट है ना एक डिवाइस से होकर गुजरती है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ निकोल प्रिज्म लिया है, तो ये तो बाद में सारी चीजें आई। सबसे पहले यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट कहने की यूज किया जाता था, उसका नाम होता था पोलैरीमीटर, ठीक है बेटा, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, पोलैरीमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट था जहां से हम पता लगाते थे कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रोटेशन हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया फर्दर, ठीक है। यहां हम लिख लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर of rotation toward depending upon the nature of rotation toward plane polarized light optical activity, ठीक है, दो तरीके से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहला जो था वो क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा जो था वो लीवो रोटेटरी था, ठीक है। तो पहला जो था बेटा, ठीक है, पहला जो था वो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म और प्लस फॉर्म, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। दूसरा जो है वो है लीवो रोटेटरी, ठीक है, एल फॉर्म और माइनस फॉर्म, ठीक है। कब मिलता है तो ये आपको बता दिया। डेक्स्ट्रो हमें कब मिलेगा, अगर प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज है तो लीवो, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमने कर ली है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि हमारा कोई भी गिवन कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या बाद में कि हमें, क्योंकि इस कंपाउंड को सबसे पहले क्या करना है ये देख लेते हैं कि हमें इस वाले स्टेज से पास कराना होता है। कौन सा स्टेज था हमारा, जो हमने प्लेन पोलराइज लाइट के केस में करा था, ठीक है। अब मान लो कि हमें कोई भी कंपाउंड हमारे सामने गिवन है, हम उसे चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे, प्लेन पोलराइज लाइट बनेगा, फिर उसका रोटेशन करेंगे। तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस था, बहुत ही लंबा जा रहा था, तो फिर लोग इससे काफी परेशान थे, तो फिर इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला गया, ठीक है, कि कैसे हम बिना ये एक्सपेरिमेंट करे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। और हमें यही मेथड यूज करना है एग्जाम में क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं करेंगे, सिंपल हमें मेथड्स को यूज करना। अब होता क्या है, कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी गई थी बेटा, जिसमें जो पहला था, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी की गई और आपको वो जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही ढूंढने हैं कि आपके कंपाउंड में, जैसे कि पहला जो एलिमेंट है हमारा, ठीक है, वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से जो तीसरा है वो है इनप्रॉपर या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपको ये तीनों एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से जानना है, क्या होता है पीओएस, सीओएस या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब अगर आपको ये पता है तो आप सिंपल करोगे कि कोई भी आपके सामने कंपाउंड रहेगा, बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशंस और इनका यूज भी होता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें चेक कर लेंगे कि क्या इस कंपाउंड में पीओएस या फिर सीओएस प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे कि कब ये होता है और कब ये नहीं होता। सबसे पहले तो देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में ये तीनों होते क्या हैं। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एलिमेंट्स हैं जिनसे आप पता लगाओगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो पहला जो है वो है COS, दूसरा जो है वो है POS, ठीक है। तो COS से समझेंगे क्या होता है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। POS अगर हम देखें तो क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और इन्हीं की तरह एक और होता है जिसको हम बोलते हैं
अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या फिर इसको इम्प्रॉपर भी कहा जाता है, ऑब्लिक अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल, ये हमारे सामने जो तीनों एलिमेंट हैं, चाहे वो आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, हम इसे समझेंगे ये होता क्या है। और फिर हमारे पास कोई भी कंपाउंड रहेगा, उनमें से अगर कोई भी कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में हमें इन तीनों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम उसमें पीओएस चेक कर लेंगे, सीओएस चेक कर लेंगे। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेनली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो मतलब है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की इक्विवेलेंट है, ठीक है। वहां पे भी हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है। अब एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अगर दोनों जो मिरर इमेज जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तो वो कहलाएंगे कि प्रेजेंट है ऑप्टिकली एक्टिव। अगर नहीं होंगे तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो हम इन दोनों को मेनली पढ़ने वाले सीओएस और पीओएस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सीओएस, है ना। सीओएस यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब मान लेते हैं ये होता क्या है, समझेंगे कि एक हमारे पास सेंटर होता है, हमें एक सेंटर ढूंढना होता है और उस सेंटर से मान लो आपने जो भी सेंटर बनाया है उस सेंटर से अगर आप आगे जाओ, ठीक है, या फिर आप उससे पीछे आओ, दोनों साइड आगे पीछे जाएंगे और अगर आपको सेम चीजें दिखाई देती हैं मतलब कि वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर समझ रहे हो, सेंटर मतलब कि कोई भी सेंटर होगा, कोई एक बिंदु होगा बीच में, सिमेट्री का मतलब कि सेम। तो सेंटर के आगे पीछे अगर सेम चीजें हैं इसका मतलब कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सेंटर के आगे पीछे सेम चीजें नहीं है इसका मतलब कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी ये चीज नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे बस आपको ऐसे रैंडम मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका CH3 हो गया, H हो गया, ठीक है, और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है। ये बीच में आपका एक सेंटर है। अब आपको चेक करना है कि ये जो गिवन कंपाउंड है क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले तो आप इसमें सेंटर का पता लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो खैर मैंने बता दिया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब सेंटर से आगे अगर आप जा रहे हैं तो आपको इधर साइड H मिल रहा, इधर पीछे आ रहे हो तो इधर H मिल रहा, यहाँ आगे जाएंगे तो ये CH3 हो गया और इधर पीछे आए तो ये CH3 हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं, इस सेंटर से अगर हम इस साइड देखते हैं तो हमें CH3 मिल रहा है और इस साइड हमें H मिल रहा है, मतलब कि इसमें आपके क्वेश्चन में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, COS प्रेजेंट है, ठीक है। एब्सेंट में कैसे समझेंगे हम, जैसे कि मान लो ये आपने एक ट्रायंगल बना दिया और एब्सेंट का मतलब जैसे यही ले लीजिए, ये आपका CH3 हो गया, इधर H हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे COOH हो गया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें COS प्रेजेंट है या नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक सेंटर ढूंढेंगे। अब ऑब्वियसली आपका सेंटर यहाँ तो नहीं होगा ना, हाँ, सेंटर आप इसको मान लो, ये आपका सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से इधर आप आगे जा रहे हो तो CH3 आपको दिखाई दे रहा है और अगर आप पीछे आते हैं तो COOH दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट है, एक CH3 है तो एक H है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी इक्विवेलेंट चीजें नहीं है जब हम सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं या फिर सेंटर से पीछे आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो COS है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। समझ में आया। अगर आपसे सेंटर से आगे बढ़ रहे हो अगर सेम चीजें मिल रही हैं तो यानी कि COS प्रेजेंट है, अगर डिफरेंट चीजें मिल रही हैं तो COS एब्सेंट है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से अगला जो डेफिनेशन है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे क्या होता है, ठीक है। बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी एक इमेजिनरी प्लेन होती है, ठीक है। इमेजिनरी प्लेन समझते ही होगे आप लोग। अब किसी भी कंपाउंड में वो प्लेन ड्रॉ करने के बाद अगर उसके आगे पीछे, ठीक है, सेम चीजें मिलती हैं इसका मतलब कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर सेम चीजें नहीं मिलती हैं इसका मतलब कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा हमारा जो डेफिनेशन है वो है POS। POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं,
जैसे कि मान लो ये आपका C है, आपको पता ही है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है बेटा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, यहाँ पे भी कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। हमें चेक करना है यहाँ पे POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हमें करना क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ नाम दीजिए, यहाँ CH3 ले लो आप, ठीक है, ये CH3 हो गया, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे H लीजिए, यहाँ पे OH लीजिए, यहाँ पे आप CH3 ले लो, ठीक है। ये आपका हो गया OH H HCH3, ठीक है। आपको यहाँ क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। अब उस प्लेन को बनाने के बाद अगर वो जिस चीज को डिवाइड कर रहा है वो आपस में दोनों चीजें सेम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर वो आपस में डिफरेंट है, इसका मतलब कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो एब्सेंट है। अब जैसे कि हमने मान लो यहाँ पे भी एक प्लेन बनाया, सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एक प्लेन बना दे रही हूँ। अब इस प्लेन को बनाने के बाद आप देख पा रहे होगे इधर भी CH है और इधर भी CH है, बट इस केस में क्या हो रहा है, इधर तो CH3 है लेकिन इधर H है, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आप देख लो कि ये दोनों चीजें जो हैं वो आपस में कैसी हैं, सेम है। इसका मतलब कि इस वाले में इसमें COS नहीं POS की हम बात करें तो यहाँ पे POS क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे POS क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया, सेंटर यानी कि सेंटर से आगे पीछे जाने पे अगर चीजें सेम है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन इमेजिनरी बनाने के बाद अगर आपस में चीजें सेम है तो वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे आपने ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा है, सिमिलरली इसी तरीके से अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। होता क्या है वो, जैसे कि मान लो हमने ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो चीजें सेम है उसी चीज को आप मिरर इमेज भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, अब ये मान लो इधर साइड जो है वही इधर सेम भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। बट इस केस में क्या हो रहा, यहाँ CH3 है तो इधर H है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, और अगर मिरर इमेज नहीं बन रहा तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थी, ठीक है। अब अगर हमने ये कर लिया है तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आगे क्या करना है, क्या हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है।